Hello, everybody. I'm Dr. Saurav Narula, and you are watching the Brew Talks with Saurav. Today, I have a very special guest with me, Mr. Sumit Garg. He's a founder of House of Rings and Delhi Diamonds, and a very, very well known name in the diamond and jewelry industry. सुमित गर्ग ने सब कुछ कर लिया है जो भी आप ज्वेलरी के माफिक सोचते हैं, जैसे कि रिटेल, होलसेल, factory, exports, anything that you think of, Sumit has done it all in his very young age. Welcome, Sumit, to the show. Thank you, Mr. Saurav, for inviting me and having me here. It is my pleasure. Pleasure is all mine, Sumit जी. So, मेरा पहला सवाल आपसे, जी जो कि मेरा ही नहीं सबका सवाल है, ये जो गोल्ड और सिल्वर भाग रहा है, इसका Yes. क्या फ्यूचर है? सर यही टॉक ऑफ द टाउन है इस टाइम तो। जी सिल्वर ने तो आप समझिए मेरे ख्याल से लगभग 200% की रिटर्न दी है लास्ट 8-9 महीने में, जी और पिछले एक महीने में ही ये लगभग 50% बढ़ गई है। वाह तो सिल्वर और गोल्ड के बढ़ने के पीछे जो मेन रीजंस हैं वो मुझे जो लगता है, एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। यूएस में जिस तरह का टर्मोइल चल रहा है, जिस तरह से ट्रम्प की जो रेगुलेटरीज हैं जो वो काम कर रहे हैं, कभी वो वेनेजुएला को कब्जा कर लेते हैं, रिसेंटली उन्होंने किया, अभी वो ईरान को लगातार धमकी दिए जा रहे हैं, उधर से रशिया के साथ वो कोई क्रूड ऑयल के उनके जो शिप्स हैं उनको वो थ्रेट कर रहे हैं जी। तो ड्रग्स के मामले में कभी क्रूड ऑयल के नाम पे, कभी वो सिल्वर और गोल्ड के नाम पे, कभी जो अर्थ मेटल्स हैं ग्रीनलैंड को वो कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इस तरह की चीजें जब वर्ल्ड को मिलती हैं, न्यूज एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप एंड यू गेट दिस काइंड ऑफ न्यूज, सो यू नो दीज अनसर्टेनिटीज जो है वो वर्ल्ड को टर्मोइल देती हैं, और उस टर्मोइल से लोग सेफ हेवन ढूंढते हैं। सेफ हेवन जो होता है वो हमने हिस्टोरिकली देखा है, नेवर द पेपर मनी, नेवर द स्क्रीन मनी। आप स्टॉक्स देख रहे हो, आप इंडेक्सेस देख रहे हैं, हम बिटकॉइंस देख रहे हैं, क्रिप्टोस देख रहे हैं, वो सब पेपर मनी है आपके पास, आप बिटकॉइन को छू नहीं सकते। सो इट इज ऑल इन योर वॉलेट। अब गोल्ड सिल्वर की जहां पे हम बात करते हैं, दीज टू प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड हैज ऑलवेज बीन द सेफेस्ट हेवन। सिल्वर अभी अभी आना शुरू हुआ है, क्योंकि सिल्वर कभी भी इतना बुलिश नहीं रहा। सिल्वर हमेशा से एक सेकेंडरी मेटल था इन फ्रंट ऑफ गोल्ड। गोल्ड हमेशा से सेफ हेवन रहा है। इवन द बिगेस्ट नेशंस जो वर्ल्ड के हैं, उनकी जो रिजर्व्स हम फॉरेक्स रिजर्व्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो गोल्ड रिजर्व साथ देखे जाते गोल्ड रिजर्व्स सबसे पहले देखे जाते हैं। ऑलवेज देयर हैव बीन टू कंपोनेंट्स इन रिजर्व्स ट्रैकिंग, वन इज डॉलर रिजर्व्स एंड वन इज गोल्ड गोल्ड रिजर्व्स। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे डॉलर का डोमिनेंस वर्ल्ड में कमजोर हो रहा है, डॉलर इज डिमीनिंग इन फ्रंट ऑफ यूरो या बाकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो उन करेंसी के सामने जैसे जैसे डॉलर वीक हो रहा है, तो दूसरे नेशंस अपनी डोमिनेंस डॉलर के कंपैरिजन में नहीं रखना चाहते, वो गोल्ड रिजर्व रखना चाहते। जैसे चाइना को जब हम देखते हैं, तो चाइना ने अभी लास्ट वीक से ही 1 जनवरी 2026 से अपनी सिल्वर पे बैन कर दिया है कि वी विल नॉट एक्सपोर्ट सिल्वर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। राइट। उसके अलावा इंडिया जो है वो चांदी को होल्ड कर रहा है, अपना सोना उन्होंने ब्रिटिश के, इंग्लैंड के बैंक से वापस मंगाया है। और तो जब हम ये देख रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग जो नेशन के, वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं, जो टॉप नेशंस हैं, टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, और यही रीजन है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर लिमिटिंग कमोडिटीज। वो अनलिमिटेड नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या यही केवल रीजन है या लोग भी अब ज्यादा सोना खरीद रहे हैं? सर देखिए, लोग ज्यादा खरीदते हैं या खरीद रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, थोड़े समय के लिए डिमांड बढ़ गई, बट वो टनों में तो नहीं ले सकते ना। करेक्ट। तो मेजर जो डिमांड बढ़ी है वो नेशंस की बढ़ी है, कंट्रीज की बढ़ी है, सेंट्रल बैंक्स की बढ़ी है, उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है, एंड पीपल आर फॉलोइंग द ट्रेंड। करेक्ट। तो उन्होंने आग में घी डाला। जितना वो वर्ल्ड के बैंक्स जो गोल्ड को रिजर्व कर रहे थे, उसके साथ साथ एक आम आदमी भी सोने की तरफ भागा, तो सोना उसमें भी जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतना उसने इन्वेस्ट किया। यस यस। मेरा अगला सवाल है आपसे, जी, क्योंकि सोना इतना महंगा होता जा रहा है, अब चांदी भी महंगी होती जा रही है, तो क्या किसी दिन हम तांबे के ज्वेलरी पहननी शुरू कर देंगे क्या? सर ऑलरेडी हो ही रहा है। देखिए, अफोर्डेबिलिटी क्या, हर एक लेवल होता है। हाँ। अब एक अपर मिडिल क्लास है जो पहले से सोने की ज्वेलरी पहनती आ रही थी, अब उनके लिए सोना अनअफोर्डेबल हो गया है। छोटे छोटे नेकलेस जो 2-3 लाख रुपए में आराम से आ जाते थे, वो सीधे 8 लाख रुपए के हो, इतना सोना बढ़ गया है। जी। तो वो लोग कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे, कुछ सेकेंडरी ऑप्शंस पे, कुछ चांदी की ऐसी ज्वेलरी, चांदी की बड़ी सुंदर ज्वेलरी बनने लग गई है जिसपे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, रोडियम प्लेटिंग के थ्रू उसको गोल्ड जैसी लुक दी जा रही है। राइट। और
ऐसे ही कॉपर की ज्वेलरी भी बनने लगी है। आप सही कह रहे हैं, लोग तांबे की ज्वेलरी भी पहनने लग गए हैं। हाँ, लेकिन उसकी फॉर्म सोने की तरह ही करके पहनते हैं। अभी कॉपर की ज्वेलरी का ट्रेंड उतना नहीं आया है। जी। बट हाँ, एक और अभी न्यूज़ है हमारे पास कि गवर्नमेंट ने 9 कैरेट हॉलमार्क भी अभी अप्रूव कर दिया कुछ यस, months पहले। यस। तो 9 कैरेट हॉलमार्क का मतलब क्या है? 37.5% गोल्ड। तो जो उसको भी हम मान्यता दे रहे हैं कि ये भी ये गोल्ड भी की तरह आप पहन सकते हैं। पहन सकते हैं। सो होता क्या है, वैसे तो गोल्ड 92% से नीचे ज्वेलरी मतलब कि आप धीरे-धीरे घटते ही जा रहे हो। गोल्ड की जी। ज्वेलरी तो कम ही हो गई। 18 कैरेट तक भी ठीक था कि 25% गोल्ड है। करेक्ट। सॉरी 25% अदर मेटल्स एंड 75% इज गोल्ड। फिर हम 14 कैरेट पे आ गए कि 60% के करीब गोल्ड है। अब हम 37.5% गोल्ड पे आ गए। तो इट इज ऑलमोस्ट बिकॉज़ अनअफोर्डेबल नथिंग। होता यस, जाता है फॉर कॉमन पीपल टू या गेट ज्वेलरी ऑफ गोल्ड। ऑफ गोल्ड। यस। मेरा अगला सवाल कि क्योंकि अब ये अनअफोर्डेबल हो रहा है, तो आप आने वाले सालों में ज्वेलरी को या ज्वेलरी की मार्केट को किस तरह देखते हैं फॉर रिटेल? जी। जो एक्चुअल यूजर है हुँ। उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं जो कि अभी हम शायद ना देख पाए, आप देख पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास अपना खुद का 21 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी फैमिली में मैं सेकंड जनरेशन ज्वेलर हूँ, तो ज्वेलरी हमारे खून में है और इतना वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ ज्वेलरी इन इंडिया, मुझे ये लगता है कि इंडिया और इंडियंस के ज़हन से गोल्ड को हम कभी नहीं निकाल सकते। अच्छा। गोल्ड चाहे यहाँ से 1.5 लाख से 3 लाख भी हो जाएगा, तब भी गोल्ड की ज्वेलरी बिकनी कभी बंद नहीं होगी। जी। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। जी। एक शादी में अगर किसी को 50 लाख की ज्वेलरी लेनी थी, तो वो हो सकता है उसकी ज्वेलरी की कॉस्ट 1 करोड़ पड़ जाए, 1 करोड़ पड़ जाए उसको। तो ऐसा कुछ भी इधर-उधर हो सकता है। बट ज्वेलरी से लोगों का प्यार इंडियंस ऑब्सोल्यूट का नहीं होगी। नहीं मतलब ही नहीं है दिल सर। से गोल्ड उतरेगा। मुझे लगता है कि इसकी क्रेविंग और बढ़ती जा रही है। जी। आज हम सिल्वर को मेरे को याद है मार्च अप्रैल में मैं आई वाज़ इनवाइटेड ऑन आज तक एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट गोल्ड हाइक्स। उस टाइम गोल्ड शायद 90-95 हज़ार चल रहा था और ऐसा हो रहा था कि गोल्ड तो क्या 1 लाख के लेवल को छुएगा। तो सारे गोल्ड के इकोनॉमिस्ट भी वहाँ बैठे थे, हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स भी वहाँ बैठे थे। तो उन सब डिस्कशंस में गोल्ड तो सबको पता है ये तेज़ होना ही है। ये कभी कम हो ही नहीं सकता गोल्ड तो बिकॉज़ सब लोगों के लिए सेफेस्ट करेंसी गोल्ड ही है और वो एक लिमिटेड अमाउंट में है वर्ल्ड में। ऐसा तो है नहीं कि हम रोज़ माइन करते जाएँगे और गोल्ड निकलता जाएगा। करेक्ट। तो वहाँ पे मैंने कहा कि हम सोने की चकाचौंध में चांदी की चमक को भूल रहे हैं। मुझे उस टाइम चांदी ट्रेंड कर रही थी शायद 95,000 अच्छा, अच्छा। 98,000 हाँ। पे। तो इसी अप्रैल की बात है, मार्च अप्रैल की 2025 की। तो मैंने कहा था कि सोने की चकाचौंध में हम चांदी की चमक को भूल रहे हैं, हमें थोड़ा उस पे भी ध्यान देना चाहिए। मुझे ये लगता है कि दिवाली तक चांदी 1.5 से पौने 2 लाख रुपए हो सकती है। जी। मेरी ओपिनियन मैंने और दी 2 लाख हो गई? और वो 2 लाख रुपए 1,70,000 के भाव हमने चांदी के दिवाली पे देखे। जी। वहाँ पे मैंने दोबारा एक वीडियो डाला दूसरे चैनल पे किसी पे टीवी 9 पे कि अब मुझे लगता है कि चांदी यहाँ से भी डबल होगी और हम आपसे बात कर रहे हैं सौरभ जी, चांदी लगभग 3 लाख रुपए 2,90,000 ऑलमोस्ट डबल हो एफ6 चुकी पे है। ट्रेड कर रही है। तो अभी चांदी की जो तेजी है, आप समझिए चांदी 2011 से इसी रेट पे चल रही थी, 70,000 पे 2011 में थी, 2025 में भी 70,000 चल रही है, तो चांदी तो कभी बढ़ी ही नहीं। अब एकदम से इंडस्ट्रियल यूज भी आ गया उसका। करेक्ट, सैमसंग कोई बैटरी बना रहा है जिसमें 1 किलो चांदी लगनी है, करेक्ट, करेक्ट। राइट? और इधर से वो अमेरिका पीछे पड़ गया है कि हमें जियोपॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज ऐसे हो गए। सिनेरियोज ऐसे हो गए हैं। इधर से चाइना ने चांदी पे बैन कर दिया एक्सपोर्ट्स पे और वो चांदी लगातार खरीदे जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस में चांदी भी अगेन लिमिटेड है और उसका इंडस्ट्रियल यूज है, तो वो टनों में भी है, तो टनों में सोलर पैनल्स में, ईवीज में, जी। इलेक्ट्रोलाइट्स में, सब जगह पे वो लगती जा रही है। तो हम्म। वो चीजें जब इंडस्ट्रियल यूज में आ जाएगी तो कभी ना कभी तो खत्म नहीं होगी Naturally। ना। तो वो रीजन है कि चांदी भी अब भाग रही है। जैसे हमने देखा है कुछ सालों में, एक तो होते हैं नेचुरल डायमंड्स, एक होते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स। जी। अब ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स है इसके बारे में बहुत से मिथ्स हैं। क्या ये डायमंड असली है या नकली है? जी, हमारे पास एक फॉरमोस्ट अथॉरिटी है वर्ल्ड में, जीआईए, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। जी। वो डायमंड ग्रेडिंग हमें उन्होंने ही सिखाया। जी। तो उन्होंने 4 सीज का हमें एक पैरामीटर दिया कि कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट, इन 4 सीज पे हमें डायमंड को ग्रेड करना है और इसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग होगी। जी। तो ये सब चलता आ रहा था। लैब ग्रोन डायमंड्स जब इन्वेंट हुए, उन्होंने बिकॉज़ इसकी केमिकल, फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है डायमंड जैसी, तो उसी तर्ज पे ग्रेडिंग करनी शुरू कर दी जिस तर्ज पे हम लोग डायमंड्स को ग्रेड कर रहे थे, नेचुरल डायमंड्स को। तो एवरीबॉडी, सबने उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उन लैब ग्रोन डायमंड्स को एज ए डायमंड ओनली, बिकॉज़ दोनों की ब्रिलियंस सेम है। जी। एक आम आदमी तो उसको समझ ही नहीं सकता कि जी। क्या डिफरेंस है। अब धीरे-धीरे क्या होता जा रहा है कि बिकॉज़ ऑफ द ह्यूज डिफरेंस इन प्राइसिंग प्राइसिंग बोथ क्या? थिंग्स, मतलब मैं आपको डिफरेंस का पैरामीटर बताता हूँ कि अगर एक 5 कैरेट का डायमंड नेचुरल में 1 करोड़ रुपए का आता है, अच्छी कलर क्लैरिटी का, तो सेम क्वालिटी का डायमंड लैब ग्रोन में आपको 1.5 लाख रुपए का मिल जाए। ओह! सो दिस काइंड ऑफ डिफरेंस इज देयर। सो ओके।
इतने ह्यूज डिफरेंस में सेम ग्रेडिंग पैरामीटर, सेम सर्टिफिकेशन वाली एजेंसीज को सर्टिफिकेट कर रही हैं। तो जीआईए ने अभी अभी एक अनाउंसमेंट की कि हम लोग उसको 4 Cs पे ग्रेड नहीं करेंगे। लैब ग्रोन डायमंड्स विल बी ग्रेडेड ओनली ऑन 2 थिंग्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। इसके बाद के जो वीक डायमंड्स होंगे उनको हम लिखेंगे नॉन ग्रेडेबल। अच्छा, अभी अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भी अनाउंस कर दिया कि कोई भी मिस गाइडिंग वर्ड्स के साथ हम लैब ग्रोन डायमंड्स को प्ले नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग लिख देते हैं एथिकल डायमंड्स, राइट, अर्थ डायमंड्स, इको फ्रेंडली डायमंड्स, इको डायमंड्स, ग्रीन डायमंड्स। सो पीपल आर ट्राइंग टू, ब्रांड्स आर ट्राइंग टू कंफ्यूज कस्टमर कि वो कैसे तो भी करके उसको घुमा फिरा के डायमंड ही बोल के दे दें। तो अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्लियर कर दिया कि यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन ऑन एवरीथिंग, आपकी पैकेजिंग पे, आपकी साइनेज, इट्स अ लैब ग्रोन। लैब ग्रोन डायमंड और लैब क्रिएटेड डायमंड्स, यही 2 टर्म्स यूज कर सकते हो आप। सो जब उसकी ऑप्टिकल परफॉर्मेंस, ब्रिलियंस, यस वो दिखता कैसा है, फील कैसा होता है, बिल्कुल सेम है। जी। तो क्या असली डायमंड से कस्टमर का मोह भंग नहीं हो जाएगा? तो आपने मुझसे पूछा कि ऑप्टिकल और ब्रिलियंस की प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, लैब ग्रोन डायमंड्स की और नेचुरल डायमंड्स की, जी। तो आदमी क्यों ना उसको प्रेफर कर ले। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। मैंने भी दोनों डायमंड्स पहने हुए हैं अपने साथ, एक नेचुरल डायमंड, एक लैब ग्रोन डायमंड से, दोनों की ब्रिलियंस भी सेम है। डिफरेंस आता है हमारी आत्मा की संतुष्टि पे, सोल सेटिस्फेक्शन पे। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि जब भी हम किसी को सामान बेच रहे होते हैं या हमारे सामने बैठा कस्टमर जब सामान ले रहा होता है, तो उसकी वो एक ना सेटिस्फेक्शन होती है। पैसा खर्च करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, जैसे हम लग्जरी हैंडबैग्स लेते हैं, लग्जरी वॉचेस लेते हैं, राइट। एक ओमेगा या रोलेक्स आपको वही टाइम बताती है जो टाइटन बताती है। बट जब आप रोलेक्स या ओमेगा पहनते हो तो वो आपको भी टाइम बताती है और लोगों को आपका टाइम भी बताती है कि आपका क्या वक्त चल रहा है। जी। तो वही ज्वेलरी भी आपके लिए, अब आपने एक डायमंड लिया 1.5 लाख रुपए का लैब ग्रोन डायमंड, तो आप उसको वैसे ही कैजुअली पहनोगे कि ठीक है यार, मैंने 1.5 लाख का ही तो लिया है, कहीं लग गया या थोड़ा सा ठोकर भी लग रही है, या कैजुअली आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो भी आपने कैरी कर रखा है। यही डायमंड जब आपने 1 करोड़ का कैरी कर रखा होगा, तो आपकी जो नेचर ऑफ ट्रैवलिंग है या नेचर ऑफ वियरिंग है, या आप जब भी जैसे भी उसको कैसे कैसे केयर करना है, कैसे केयर कर रहे हो, कहाँ पे ज्यादा पहन रहे हो, कॉन्शियस हो जाए। ज्यादा कॉन्शियस हो जाओ। एक लग्जरी सूट हम जब कैरी करते हैं तो हमें पता है कि हमें कहाँ पहनना है उसको, और एक कैजुअल कपड़ों में हम कहीं भी जा सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस कि हम अपनी सोल की सेटिस्फेक्शन के लिए परचेजिंग कर रहे हैं। जैसे एक लुई विटो का बैग है, अब हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी कॉपीज मिलती हैं, बट आप किसी भी एक क्लासी लेडी से अगर आप पूछेंगे कि मैम यू आर कैरिंग दिस पर्स एंड यू आर दिस कैरिंग दिस हैंड बैग, और ये आप 30,000 का भी तो मिलता है, आपने 3 लाख का क्यों लिया है? मैं तो नकली नहीं लूंगी, मैं क्यों नकली लूं? जबकि वो दिख रहा बिल्कुल सेम है, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, जैसे लैब ग्रोन डायमंड की और नेचुरल डायमंड की। बट अभी मैं थोड़ा कट करूंगा आपको। आपने कहा कि असली वो भी है, हाँ बट उसको बनाने की पद्धति जो है वो मैन मेड है, जी, तो वो नकली तो नहीं है। लेकिन असली भी तो नहीं है ना। लेकिन असली तरीके उस नेचुरल तरीके से नहीं बना। जी, बट क्या वो असली डायमंड नहीं है? मैं चाहूंगा कि आप ना ऑडियंस को क्लियर बताओ आज बिल्कुल क्लियर है जी, कि वो नकली जो डायमंड ही लैब है। जो लैब ग्रोन डायमंड है वो नकली डायमंड है, जी जी जी, वो बिल्कुल, असली डायमंड नहीं। वो असली डायमंड नहीं है, वो नकली डायमंड ही है। और हम बहुत जल्दी ये भी देखेंगे कि बहुत बड़े डिजाइनर्स जो हैं वो उनको कपड़ों में भी लगाएंगे। जब मोजोनाइट लॉन्च हुआ था कुछ साल पहले, तब भी ये हुआ था कि अब नेचुरल डायमंड्स खत्म हो जाएंगे बिकॉज वी हैव ए सिमिलर क्लोन, जी, राइट। लेकिन धीरे धीरे मोजोनाइट की एक्सेप्टेंस कम होती खत्म थी। हो चुकी थी। ऐसे ही लैब ग्रोन डायमंड्स भी जब इन्वेंट होके मार्केट में आए थे, तो वो नेचुरल डायमंड्स के कंपैरिजन में बिकते थे। अगर नेचुरल डायमंड 10,000 रुपए का, तो वो 8,000 का बिकता था। ओह, इट वॉज सो कंपेरेटिवली, अच्छा। राइट। धीरे धीरे उसकी एक्सेप्टेंस कम होती चली गई, लोगों को अवेयरनेस आ गई कि हाँ, ये लैब क्रिएटेड है, इट इज नॉट माइंड फ्रॉम द अर्थ, उसकी रेयरिटी कम हो गई। डायमंड क्यों महंगा है? इट इज अगेन ए स्टोन, रेयर है ना। बिकॉज इट इज ए रेयर, अगर हर जगह मशीन लग गई, राइट। लैब खुल गई, तो मेरा सवाल यही था कि जब इतना सारा लैब ग्रोन डायमंड अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, तो मेरा ओरिजिनल सवाल ये था कि क्या लोगों का मोह भंग नहीं हो जाएगा डायमंड से? क्योंकि सर, डायमंड ऑलरेडी हो ऐसा गया भी है और वैसा भी है, दोनों तरह का डायमंड है। हम देख के बता नहीं पा रहे कि आपने लैब ग्रोन पहना है सर, बिल्कुल या हो गया। आपने नेचुरल पहना है। Yes. तो हम एज ए क्लाइंट सोचेंगे, एज ए कस्टमर सोचेंगे, व्हाई टू यूज डायमंड, रादर गो फॉर समथिंग एल्स यस, जो कि रेयर हो, बिल्कुल। जो मुझे स्टैंड आउट करे। पिछली कुछ सालों में ऐसा हो भी चुका है कि डायमंड, नेचुरल डायमंड्स ने अपनी वैल्यू को बहुत तेजी से डिप्लीट किया है। मतलब पिछले 3-4 साल में डायमंड, नेचुरल डायमंड्स हैज डिक्लाइंड बाय 50%, मोर देन 50%, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। राइट। क्योंकि जो भी उसकी पहनने वाली क्लास थी, उसको जी। यही लगता है कि यार मैंने तो 1 करोड़ रुपए खर्च करके डायमंड्स पहने हैं, या मैंने 25 लाख रुपए खर्च करके डायमंड्स पहने और सामने वाला 2 लाख के डायमंड पहन के भी उतनी ही ग्रेस, पूरी ही ग्रेस वही सब कुछ दिखा पा रहा है। यस, और मेरी एक्सक्लूसिविटी
खत्म हो रही खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है सर, राइट बिल्कुल। तो उसकी वजह से एक्सेप्टेंस डायमंड्स की कम हो रही है और वहीं पे गोल्ड की ज्वेलरी की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है बिकॉज गोल्ड इज रिगेनिंग इट्स वैल्यू, राइट राइट राइट? तो वो फर्क तो आ ही रहा है। बट मुझे ऐसा एज ए ज्वेलर मुझे ये लगता है कि इंडियन कंज्यूमर्स ना किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। मतलब देयर विल बी अ मार्केट इन इंडिया फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग वो नेचुरल डायमंड्स के लिए भी जी। रहेगी, लैब्रोन डायमंड्स के लिए भी रहेगी और गोल्ड के लिए भी रहेगी। ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में हमने देखा है कि फैमिली के ज्वेलर्स होते हैं, जैसे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, राइट, फैमिली लॉयर्स होते हैं, वैसे फैमिली ज्वेलर्स होते हैं। जी, पीढ़ी दर पीढ़ी वही ज्वेलरी फैमिलीज को देते आ रहे हैं। अभी तक जैसे हम ज्वेलरी खरीदते हैं उसका पैटर्न ये है कि हमने गोल्ड का प्राइस दिया आज का, उस पर मेकिंग चार्जेस दिए और जो लॉसेस होते होंगे वो सब दिए और हमने ज्वेलरी खरीद ली। जी, लेकिन इंटरनेशनली अलग ही ट्रेंड चल रहा है। कार्टियर, टिफनी, आप इन जगहों पे जाएं तो जो चीज 2, 4, 5 लाख रुपए की वैल्यू करती है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वैल्यू, वो 10, 12, 15 लाख की बिक रही है। बिल्कुल बिक रही है। क्या आप देखते हैं इस तरह का ट्रेंड हिंदुस्तान में आता हुआ? क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हम तनिष्क जाते हैं तो तनिष्क भी अपने आप को उस तरह से मार्केट नहीं कर पा रहे जिस तरह से कि कार्टियर ने कर लिया या टिफनी ने कर लिया। वो भी वही कर पा रहे हैं जो एज ए ट्रेडिशनल ज्वेलर करते थे। देखिए, मैं आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द जनरल ऑडियंस आल्सो, क्योंकि सबके मन में ये सवाल आता है। जी अब होता क्या है कि इटालियन लोग जो हैं या अमेरिकन लोग जो हैं, उनको जिस तरह से सामान बेचना आता है, वो इंडियंस को शायद कभी आ ही नहीं सकता, बिकॉज़ दे आर द मास्टर ऑफ द फैशन, राइट? तो मुझे तो बल्कि बहुत बारी सरप्राइज़ होता है कि कैसे इटालियन लोगों के सरनेम्स हैं, लुई विटॉन, डोल्चे गैब्बाना, राइट, गुच्ची, प्राडा, इन सब सरनेम्स को हम प्राउडली अपने चेस्ट पे, अपने क्या हम लगाते हैं? बैक पे, शर्मा, अरोड़ा, एग्जैक्टली। गर्ग, अग्रवाल, बंसल। सर, आप शर्मा अग्रवाल की बात कर रहे हैं, आप अंबानी और अदानी भी नहीं लिख सकते। यस वो तो फिर भी रिनाउंड सरनेम्स है। जी सो ये उन्होंने लोगों के माइंड में बंद कर दिया कि वी आर नॉट सेलिंग द मटेरियल। ना वो लेदर बेच रहे हैं, ना वो गोल्ड बेच रहे हैं। दे हैव डी कमोडिटाइज देयर मटेरियल्स एंड दे आर सेलिंग लग्जरी, सेलिंग द फीलिंग ऑफ पोजेशन। पोजेशन। यस। सो उन्होंने अपने अपने जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया है कि वो लोगों के लिए एक स्टेटमेंट बन गई है। राइट तो अब वहां पे तो जब जब आप टिफनी के शोरूम पे जाते हो तो यू डो नॉट टॉक अबाउट कि हाउ मच गोल्ड इट इज हैविंग, व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू, हाउ मच डायमंड्स इट इज हैविंग, Right. व्हाट काइंड ऑफ मेकिंग चार्जेस यू आर Right. चार्जिंग टू मी। बट व्हेन यू गो टू इवन ए तनिष्क स्टोर और ए इंडिपेंडेंट ज्वेलर स्टोर, सो यू आर बाइंग ए कमोडिटी। You are going there to buy some gold by paying some additional charges of making and stones and etc. राइट अब फर्क यहाँ पे यही आता है कि इंडिया में जो फैमिली ज्वेलर का कल्चर था, उस कल्चर को तनिष्क जैसे कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने थोड़ा सा ब्रेक किया। उस ब्रेक करने के पीछे इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स का मिसट्रस्ट था, गलत ज्वेलरी बेचना था, नॉन स्टैंडर्ड ज्वेलरी बेचना था, राइट जो सदियों से इंडिया में चलती आ रही थी। अब होता क्या था कि आप अपने फैमिली ज्वेलर पे गए या जो आपका ट्रस्टेड ज्वेलर उस पे गए, उसने आपको जो सामान दे दिया विद ए फियर कि ये मेरे साथ कल को चीटिंग ना कर दे, आप उस पे हाथ जोड़ के उससे वो ले आते थे, बिकॉज देयर वर नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हॉलमार्किंग, राइट नो टेस्टिंग मशीन्स अवेलेबल एंड नथिंग। उस जमाने में तनिष्क ने गोल्ड मार्केट में एंट्री करी। राइट तनिष्क की एंट्री को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज इट वाज ए कॉर्पोरेट ज्वेलर, किसी का उस पर ट्रस्ट था नहीं। कंपनियों ने स्टोर खोल दिए, कोई वहां पे ओनर बैठा नहीं है, ओनली द सेल्स गर्ल्स एंड सेल्समैन आर टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट इट। धीरे धीरे तनिष्क ने सोचना शुरू किया, उनको 8-10 साल लग गए कि हम क्या करें। उस टाइम पे स्विट्जरलैंड में एक मशीन का इजाद हुआ जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अच्छा और आम भाषा में कैरेटोमीटर। तनिष्क ने 98 में या 2000 के आसपास कैरेटोमीटर को लॉन्च करके अपने एक बॉम्बे के स्टोर पे लॉन्च किया। राइट वहां से उसकी एक्सेप्टेंस आनी शुरू हुई। उन्होंने अपने कस्टमर्स को ये बताया कि जो आप अपने शर्मा जी से, अग्रवाल जी से, फलाने से, ढिमकाने से, फैमिली ज्वेलर से जो आप ज्वेलरी लाए हो, जो उन्होंने आपको 22 या 23 कैरेट की कह के दी है, वो एक्चुअली 18 कैरेट की भी नहीं है। अच्छा यस, राइट इट वाज द ट्रेंड इन इंडिया कि जो ज्वेलरी इवन वी वर सेलिंग एट दैट टाइम, तो वो ज्वेलरी उस कैरेट की होती ही नहीं थी। वो जाने अनजाने होता था या पता नहीं, होता था? वो पता होता था ज्वेलर को, बिकॉज उस टाइम पे ज्यादा कमाई करनी होती थी या स्टैंडर्डाइजेशन तो थी नहीं, तो या कारीगर भी वहां पे सब गैप रखता था। सबके पास सारे ही ऐसे थे?
सारे ही ऐसे थे, मार्केट वाज लाइक दैट ओनली। अच्छा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि हम भी वैसे ही थे। अगर मैं बोलूँ कि नहीं हम सब कुछ उस टाइम पे प्रॉपर करते थे, और जब मार्केट में सामान ही वही आ रहा है, फैक्ट्री जो सामान बना रही है वो भी उसी तरह से बना रही रेगुलेटरी अथॉरिटीज उतनी है। थी ही सतर्क नहीं, नहीं थी, नहीं नहीं थी ही नहीं, थी ही नहीं, देयर वाज नो स्टैंडर्डाइजेशन, रेगुलेशंस नहीं नो हॉलमार्किंग सिस्टम अवेलेबल इन या इंडिया, कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए से लोग ज्वेलरी लेने शायद कभी कभी दुबई भी जाते थे कि वहाँ का सोना अच्छा होता है। तो वहां से हमने फिर तनिष्क ने स्टैंडर्डाइजेशन की शुरुआत करी, और उस स्टैंडर्डाइजेशन को धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया। जी, एटलीस्ट उस क्लास ने, जो एजुकेटेड क्लास है, करेक्ट। उसने उसको एक्सेप्ट किया, और धीरे 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 टाटा ने पूरी ज्वेलरी मार्केट का शायद आज मेरे ख्याल से 15-20% शेयर उनके व्हिच पास इज है। अ वेरी बिग, वेरी 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 बिग शेयर, वेरी वेरी बीइंग इन इंडियन मार्केट इट इज ए ह्यूमंगस शेयर, जहाँ लाखों ज्वेलर्स हैं, राइट। कॉर्नर कॉर्नर पे छोटी छोटी बिल्कुल सिटी पे बिल्कुल ज्वेलर है, बिल्कुल, वहां पे 10 से 15% मार्जिन ले लेना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। वेरी बिग थिंग सर, वेरी बिग थिंग। जहां आम ज्वेलर 5% या 8% की मेकिंग चार्जेस पे सामान बेच रहे मैं कुछ एक और चीज देख रहा था, हाउ डू यू रेट these new fashion jewelry brands like Carrot Lane or Bluestone? They're also making a lot of waves in the market. हैं। यस यस, उनके हर जगह showrooms खुल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। and they have a lot of funding also. So या how do you see them, and what is the future of these kind of jewelries? सर, मुझे ये लगता है इंडिया इज ए ब्रिलियंट मार्केट। मुझे आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ग्लोब, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया से अच्छी मार्केट कोई है। 150-200 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू हैव एनीथिंग इन द Yeah. वर्ल्ड। तो हमारे पास हर तरह की मार्केट है। अब यंग लोग जो हैं, सर्विस क्लास लोग हैं, Yeah. यंग गर्ल्स हैं जिनको ऑफिस जाना है, दे डोंट वांट टू वियर हैवी नेकलेसेस Of course. बल्कि गोल्ड थिंग्स, सो दे वांट टू वियर वेस्टर्न थिंग्स विद देयर वेस्टर्न वियर। ज्वेलरी ऑलवेज गोज विद द ट्रेंड ऑफ आउटफिट्स। Right. अगर आउटफिट्स में किसी ट्रेडिशनल होगा तो हैवी चलेगा। एग्जैक्टली, तो यंग गर्ल्स तो अब आउटफिट्स हैवी साड़ीज हो गए या लहंगास हो गए, दे डोंट वांट टू कैरी इन रूटीन। सो धीरे धीरे वेस्टर्न वेयर आ गया है, टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, या अदर ड्रेसेस हैं। उन ड्रेसेस पे लाइट वेट ज्वेलरी अच्छी लगती है। सो वो टाटा ने समझा और कैरेट लेन को एक्वायर कर लिया। फिर उनके बाद उनको लगा कि अब इसमें भी अफोर्डेबिलिटी की कमी आ रही है, तो उन्होंने मिया को जी जी। जन्म दिया। तो टाटा ऑलरेडी हैज 4 ज्वेलरी ब्रांड्स। सबसे लग्जरी उनका ब्रांड है जोया, उसके बाद तनिष्क, उसके बाद कैरेट लेन, उसके बाद मिया, एंड रिसेंटली दे हैव एंटर्ड इनटू लैब ग्रोन मार्केट आल्सो बाय द नेम ऑफ बियॉन। हाँ, तो वो पूरा ही ज्वेलरी आप समझो, पूरा दे आर बिगेस्ट portfolio प्लेयर, create पूरा कर- पोर्टफोलियो क्रिएटेड उनके पास। कि हिंदुस्तान में एक एलीट क्लास है जो कार्टियर, टिफनी, बल्गारी इस तरह की ज्वेलरी को पहनती है प्लेजर ऑफ पोजेशन के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो कितना महंगा ज्वेलरी पहन सकते हैं। हाउएवर, लार्जर मासेस अभी भी जो ज्वेलरी खरीदती है वो ज्वेलरी इस हिसाब से खरीदती है कि ज्वेलरी कितने की है, मेकिंग चार्जेस कितने हैं, डिजाइन कितना सुंदर है। तो ये ट्रेंड को बदलते हुए आप अगले 5-10 सालों में क्या देख रहे हो, या ज्यादा समय लगेगा कि मासेस भी ब्रांड्स की ओर जाएं? नहीं देखिए, यहाँ पे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ब्रांड्स में हम लोग एक तो कार्टियर टिफनी के लेवल की चीजें देख रहे हैं, और एक फिर हम इंडियन ज्वेलरी मार्केट जो है ऑलरेडी वो इंडिपेंडेंट ज्वेलर से कॉर्पोरेट ज्वेलर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, विद द नेम्स ऑफ लाइक टाटा, जी, रिलायंस, राइट। और मालाबार, कल्याण, सेमको, लॉट ऑफ अदानी ने अभी जोया एंटर किया है इंडिया से, जोया लुकास। तो इस तरह के ब्रांड्स जो आ गए हैं इंडिया में, दे आर डूइंग जस्टिस टू बोथ द थिंग्स। मतलब दे हैव प्रेजेंटेड द कॉर्पोरेट कल्चर इन द ज्वेलरी, और उन्होंने इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स की तरह ज्वेलरी को कमोडोटाइज करके ही बेचा है। ब्यूटीफुल आंसर। तो वो गोल्ड को गोल्ड की तरह बेच रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन का वो ऐड कर दिया, जिससे लोगों को लग रहा है कि लग्जरी फील भी आ गई, एक उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ गई कि इंडिपेंडेंट ज्वेलर उनको कुछ गलत दे के खराब तो नहीं कर रहे। तो वो कल्चर तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑलरेडी। इंडिया की कॉर्पोरेट ज्वेलरी मार्केट जो है, इट इज ग्रोन बाय ऑलमोस्ट, आई थिंक कि अब 35-45% मार्केट जो है वाओ। वो कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने कैप्चर कर ली है। और मुझे फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि जो छोटे ज्वेलर्स हैं उन सब के लिए मेरी ये एडवाइस भी है कि दे हैव टू ऑप्ट द स्टैंडर्डाइजेशन। अगर उन्होंने अपने आप को कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं ढाला तो धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, जैसे लोकल किराने स्टोर वाले ऑब्सोलीट हो गए हैं बिकॉज ऑफ ब्लिंकिट और जेप्टो के आने ज़ेप्टो और से। ब्लिंकिट से, या बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर से। मतलब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएंगे या किसी वॉलमार्ट जैसे, धीरे धीरे वो भी कल्चर आएगा। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे अमेरिका में आज कल्चर है कि बड़ी कंपनीज ही सर्वाइव करेंगी, छोटी मछलियां रह ही नहीं पाएंगी। मुझे लगता है इंडिया भी आगे आने वाले 10 सालों में ऐसा ही इस हो तरह के जाएगा। ट्रेंड्स इंडिया में भी दिखने Yes, लगे। बिल्कुल। मतलब हमें टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा बीइंग ए बिजनेसमैन, और हमें
जनरल अपडेट्स जो बिजनेस में होती हैं, ऑटोमेशन हो गया या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, टेक केयर ऑफ द कस्टमर, उनकी आफ्टर सेल्स का ध्यान रखना, उनको तरह तरह से प्रमोट करना, उनको लुभाना, मतलब कस्टमर ड्रिवन मार्केट हो जाएगी पूरी तरह से, जो सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही उसको अफोर्ड कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, और स्मॉल प्लेयर्स धीरे धीरे उनको ही सर्विस दे रहे होंगे बड़े प्लेयर्स को। जी। तो अगर बीइंग ए छोटे ज्वेलर मैं अपनी बात करूं, तो या तो मुझे अपनी मार्केट को मार्केट के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कहीं ना कहीं तनिष्क का या टाटा का सप्लायर बनना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल नॉट हैव एनी वर्क इन ज्वेलरी। सुमित जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। दिल्ली डायमंड्स पे या हाउस ऑफ रिंग्स पर आप ऐसी क्या स्ट्रेटजीज लगा रहे हो कि आने वाले समय में आप प्रासंगिक रहें, रेलेवेंट रहें, और ये जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं, ये जब मार्केट हीट अप करेंगे तो आपको ना खा पाए? देखिए, जब हम दिल्ली डायमंड्स पे 3-4 साल पहले से काम कर रहे थे, तो मुझे ये सब ट्रेंड्स ना आते दिखाई दे रहे थे कि धीरे धीरे इंडिया जो है वो वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, कल्चर वैसा आता जा रहा है, धीरे धीरे लोग ज्वेलरी को कम पसंद कर रहे हैं, भारी भारी सामान नहीं पहनना चाहते। जो यंगर जनरेशन आज है, मान लो उसकी परसेंटेज 20% होगी, 30% होगी, तो धीरे धीरे वो परसेंटेज ग्रो करेगी। राइट, एजुकेशन ग्रो कर जो रही है। जेन जी आ रही है, जेन अल्फा आगे आ रही है, दे डोंट वांट टू वियर हेवी हेवी ड्रेसेस एंड हेवी हेवी नेकलेसेस। जी सो हमें उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना जरूरी है, जी और ये बात समझते समझते लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। सो बीइंग यू नो आई थिंक आई एम ए वेरी अडेप्टिव पर्सन टू द मार्केट, और मैं बहुत जल्दी अपने आप को चेंज कर लेता हूँ। आई हैव दैट काइंड ऑफ डेयरिंग। तो मैंने क्या किया, हाउस ऑफ रिंग्स की तरह मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा स्केलेबल ब्रांड बनाऊं विच इंडिया अडॉप्ट्स, जो लोगों को अच्छा लगे, जो जेनजी को अच्छा लगे, और जेनजी के लिए हम उस पर सर्व कर सके। सो मैंने एक ऐसी ज्वेलरी ढूंढने की कोशिश की जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पहने जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, हम लिखते हैं, हम लैपटॉप पे काम करते हैं, तो एक ही ज्वेलरी है जो हम रेगुलरली पहनते हैं और वो रेगुलरली सबको दिखाई देती है। तो दिस इज़ द मोस्ट वियरेबल एंड मोस्ट विजिबल ज्वेलरी, रिंग्स है वो। और हमारे पास 10 जगह है वो रिंग्स पहनने के लिए। एक नेकलेस एक लेडी एक बार में एक ही पहन सकती है, रिंग्स वो 10 पहन सकती है, वाह 20 भी पहन सकती है। कई बार लोग नेल्स में भी पहन लेते हैं, जी फ्रंट फिंगर्स में भी पहनते हैं, या आईब्रो पे भी पहन लेते हैं रिंग्स, राइट। सो देयर आर एन नंबर ऑफ राइट थिंग्स कि आप रिंग्स को Yes. किस किस तरह से कैरी कर सकते हो। तो मैंने वहां पे मार्केट में थोड़ा सा गैप ढूंढा। देयर हैज बीन नो अदर ब्रांड इन द वर्ल्ड जिसने स्पेसिफिकली इस नीश में काम किया हो, सिर्फ रिंग्स के सिर्फ रिंग्स में काम किया हो। सो ज्वेलरी में सेगमेंटेशन होता है। जैसे आप होलसेल मार्केट में जाएंगे तो एक बंदा होगा जो सिर्फ चेन्स में काम कर रहा है, एक बैंगल्स में काम कर रहा है। बट रिटेल में जब हम एंड में कंज्यूमर के लिए बात करते हैं, B2C में, तो वहां पे कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो सिर्फ रिंग्स में काम कर रहा हो। तो यहाँ पे हमने हाउस ऑफ रिंग्स को जन्म दिया। हाउस ऑफ रिंग्स के ऑलरेडी 4 स्टोर्स हैं एंड 5th इज अपकमिंग ऑल्सो। तो हम इसको ग्रो कर रहे हैं, हम रिंग्स के एक्सपर्ट हैं। द बेस्ट काइंड ऑफ रिंग्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड फॉर वेडिंग, फॉर प्रपोजल, फॉर एंगेजमेंट्स, फॉर बर्थडेज, फॉर एनिवर्सरीज, फॉर सेल्फ लव, सेल्फ प्राउड। जहाँ पे भी आपको रिंग चाहिए, आप ज्वेलरी कहीं से भी लो, बट एक बार जब आप हाउस ऑफ रिंग्स पे चले जाते हैं तो आप चाहे आपको नेचुरल चाहिए चाहे लैब ग्रोन चाहिए, वी आर द ओनली ब्रांड इन इंडिया हाँ जी विच इज डूइंग बोथ द थिंग्स इन द Right. सेम रूफ। राइट अब जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा कि नेचुरल और लैब ग्रोन में डिफरेंसेस हैं, तो लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। सो बीइंग ए ज्वेलर, हम दोनों चीज़ों को एक साथ लोगों को प्रेजेंट करते हैं, सो दैट दे कैन कंपेयर द वाइब्स, दे कैन कंपेयर द ब्रिलियंस, एंड दे कैन बाय एज पर देयर पॉकेट एंड एज पर देयर सोल सेटिस्फेक्शन। जी तो हाउस ऑफ रिंग्स में हमने इसी स्टैंडर्डाइजेशन को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को और मॉडर्न टेक्निक्स को, ऑटोमेशन को अडॉप्ट किया, सो दैट वी कैन सर्वाइव एज कॉर्पोरेट ज्वेलर्स। सो जो आपने बताया हाउस ऑफ रिंग्स, यू हैव 4 ब्रांचेस। जी, प्लीज मेरे ऑडियंसेस को बताएं कि ये 4 ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं। सी दिल्ली में हमने एक हेड ऑफिस है हमारा, दिल्ली में पीतमपुरा में, और कोहाट एनक्लेव पे हमने एक फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन किया। उसके बाद गुड़गांव में हमने सिविल लाइंस में एक फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन किया, ओके और एक स्टोर हमारा गोल्फ कोर्स रोड, जो गुड़गांव की एकदम बहुत प्रीमियम रोड है, वहाँ पे हमने एक और स्टोर लॉन्च किया। तो इस तरह से हमारे 4 स्टोर्स अभी रनिंग में है, और 5th स्टोर हम प्लान कर रहे हैं नोएडा में। वेरी नाइस। Yeah. सो आप देख रहे हैं कि जो रिंग्स की नीश है, ये आने वाले समय में ट्रेंड पे आएगी, क्योंकि आपका कहना है 10 उंगलियां हैं, जी, क्योंकि आपका कहना है कि जो जेन जी है, जेन अल्फा है, वो हल्की चीजें पहनना चाहता है। राइट। तो दिस कैन बी द लाइटेस्ट थिंग दैट कैन Yes, they can you will never see a girl or a lady without without wearing a it, ring. yeah you're right. Right. Even You जो would find men without it, but Yeah. women would never go So without it. इसमें भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं। So I am designing a ring जी for men's अच्छा which they will always wear। मतलब अच्छा हमारे पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि लोग जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं आफ्टर वेडिंग, गर्ल्स आर रियली ट्रबल्ड कि यार मेरे हस्बैंड जो रिंग नहीं पहनना चाहते। वो उनके निकाल के रीजन रख कुछ दी। और हो सकते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, उनको अनकंफर्टेबल है, वो किसी को दिखाना नहीं चाहते कि देखिए नहीं मैं चाहते मैरिड हूँ। कहते हैं।
They're taken. So there can be several reasons, but Yeah. जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसको वो बहुत शौक से पहनेंगे. अच्छा. What we are going to design, we are developing a product. जैसे स्मार्ट रिंग्स आपने देखी है ना, तो इट विल बी स्मार्ट रिंग्स विद एन आउटर लेयर ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स. Oh wow. सो वी आर डेवलपिंग द सेंसर्स, और वो हार्ट बीट के सेंसर, आपके स्टेप्स के सेंसर, आपके SpO2 के, ऑक्सीजन के, हर चीज के सेंसर्स वी आर डेवलपिंग इन द रिंग. तो वो गोल्ड की रिंग होगी, बट इट विल बी हैविंग सेंसर. Like जैसे हम वॉचेस पहनते हैं, राइट, स्मार्ट तो स्मार्ट स्मार्ट रिंग. वॉचेस जो आती हैं वो फॉर somebody like an old school guy like me, तो मुझे लगता है कि मेरी ट्रेडिशनल वॉच मुझे बड़ी पसंद आती या है. एग्जैक्टली. लुक्स लाइक अ ज्वेलरी. आई एम आल्सो दैट तो काइंड ऑफ. मैं कभी भी स्मार्ट वॉचेस नहीं पहन पा रहा हूँ. जी, तो स्मार्ट वॉचेस को भी ट्रेडिशनल लुक चाहिए हमारे Yes. जैसे लोगों के लिए. एग्जैक्टली. अगर आपको रोलेक्स में अगर स्मार्टनेस दिखाई दे जाए कहीं पे, हाँ. if someday Rolex design a smart watch with an analog kind of screen and उसकी सारी फील एंड वाइब्स वैसी ही हैं जैसी मेरे को भी पसंद और आपको भी पसंद है, जी यू विल डेफिनेटली गोइंग टू वियर इट. जी. राइट. तो इसी तरह रिंग्स में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो स्मार्ट रिंग भी बन जाए, बट वो एक ट्रेडिशनल सॉलिटेयर रिंग भी है, उसके सेंसर्स उसके नीचे से काम कर रहे हैं, और आपके मोबाइल में आपकी हेल्थ की ट्रैकिंग आ रही है, विच इज ऑलवेज अ विन. क्या आप डायमंड्स एंड गोल्ड के साथ वॉचेस भी बनाते हैं? नहीं, हम वो चीज़ नहीं बनाते. वॉचेस नहीं बनाते. नहीं. So if somebody has a watch, you can See, create something around it. वी कैन डू एवरीथिंग. मतलब मेरे को बहुत टाइम हो गया ज्वेलरी में. वी कैन डू एवरीथिंग, बट मुझे ये लगता है जो जिस चीज़ का मास्टर है वो वही करे. मेरे पास कस्टमर्स आते हैं कि कैन यू रेप्लिकेट एन रोलेक्स, और Oh, replicate no. हाँ, नॉट रेप्लिकेट रियली, बट वो लेडीज को शौक होता है कि मुझे गोल्ड और डायमंड की वॉच चाहिए. सो आई ऑलवेज एडवाइज देम टू गो एंड बाय Isn't that a nice good gold watch market? from a If good brand. somebody wants to have a customized market, किसी को अपना सिग्नेचर चाहिए, या वी कैन डू है दैट. ना? वी कैन डू अपने दैट. उसके बाद. देर अब टेक्नोलॉजी में इतना इजाफा हो चुका है, आपको जो चाहिए वो बनेगा. देर आर मशीन्स विच आर 3D प्रिंटर्स. आपने जो बोला आपने कंप्यूटर में डिजाइन किया, और आप एक कमांड पे आपको 3D में प्रिंट करके मिल रहा है. देन यू कैन डू एनीथिंग. आपको आईफिल टावर बनाना, आईफिल टावर बन जाएगा विद ए सिंगल कमांड. Right. सुमित जी, रिंग्स ही क्यों? नेकलेस क्यों नहीं? इयररिंग्स क्यों नहीं? कुछ बताओ इसके बारे में. तो सौरभ जी, जैसे हम न्यूज़ में भी सुनते हैं कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की वेडिंग हुई, उन्होंने 12 कैरेट की उसको एंगेजमेंट रिंग गिफ्ट की. जी. डायना की ब्लू सफायर के रिंग के बारे में हम बात करते हैं. और हम रिसेंटली अभी कृति सनन की बहन नूपुर की शादी हुई, वहाँ पे हम स्टीवन बीन ने उसको क्या रिंग गिफ्ट की, ये बात करते हैं. तो जनरली वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिंग्स, जी. कि उसने एंगेजमेंट रिंग क्या दी. हमने इस बात का तो कोई मतलब नहीं कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड ने उसको कितने नेकलेस दिए, कितने कैरेट के दिए, कितना बड़ा दिया. Right. So we only talk about the engagement rings because this is the only thing which a girl carries with proud and love. Right. Right? तो वो प्राइड और लव से उसको कैरी करती है, और लाइफ लॉन्ग उसको पहनती है, और वो रोज पहन सकती है. रोज पहन सकती है. और रोजाना नेकलेस पहन के नहीं घूम सकती. राइट. और मैंने बीइंग ए ज्वेलर मैंने ये देखा है, जब जी. मान लो 10 साल बाद भी कोई कपल हमारे पास बैठा हो, और मैं उससे कहता हूँ कि यार आपकी ये रिंग ना बहुत पुरानी हो गई है, थोड़ी शेडी सी हो गई है, लेट्स क्रिएट ए न्यू वन. सो शी इज वेरी ऑफेंडेड, इमोशनल हो जाती इमोशनल हो जाती है वो, कि नहीं नहीं, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगी. आपको ज्वेलरी बाकी जो बदलनी है. हो, उसके साथ इमोशंस जुड़े. इमोशंस जुड़े होते हैं. जी जी. राइट. तो इसलिए रिंग्स, ओनली रिंग्स, एंड दिस इज द ओनली थिंग वी डू. सुमित जी, with 21 years of experience, जी so many outlets, जी. and you come from a family of jewelers, राइट. but बहुत से ऐसे budding jewelers हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास धन है, लेकिन वो ज्वेलरी की बिजनेस में आना चाहते हैं, जानते नहीं कैसे आया जाए. जी. आप उनको क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो? हाउ कैन यू हेल्प देम बिकम अ ज्वेलर? बिकॉज वो डरते हैं, उनको फियर है, एंट्री केसेस नहीं पता, नॉलेज नहीं है. बिल्कुल सौरभ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि ज्वेलरी का बिजनेस है ही बहुत फेयरफुल बिजनेस. जी. बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक एक्स प्रोडक्ट लाए विद सम एक्स कॉस्ट, और उस पर आपने अपना मार्केटिंग और अदर एक्सपेंसेस ऐड किए और आपने उसको वाई कॉस्ट में बेच दिया. जी. ज्वेलरी के बिजनेस में बहुत सारी एंट्री केसेस हैं. गोल्ड है, डायमंड्स हैं, स्टोन्स हैं, मेकिंग चार्जेस है, आप GST है, एंड देयर आर अदर हेल लॉट ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर. राइट. सो और ना बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. Absolutely. कोई कहीं पे भी आपके साथ धोखा कर सकता है. तो इतनी सारी एंट्री केसेस के बाद इंश्योरेंसेस, सॉफ्टवेयर, प्रमोशनल स्कीम्स, किट्टी स्कीम्स, ये वो तरह तरह की चीजें चल रही हैं. इतनी सारी एंट्री केसेस के बाद जब एक आम आदमी ज्वेलरी के बिजनेस में एंटर करता है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं फंस के खड़ा हो जाए. तो मुझे ये लगता है इसी एंट्री केसेस को इजी आउट करने के लिए हमने हाउस ऑफ रिंग्स के एक फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है. हाउस ऑफ रिंग्स रेगुलर ज्वेलरी के बिजनेस में आने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आपको फ्रेंचाइजी ऑफर करती है, जिसमें आप 2 से 2.5 करोड़ रुपए लगा के अपनी एक ज्वेलरी की स्टोर खोल सकते हैं. इसमें रिंग्स एक हमने सब्जेक्ट इसलिए लिया क्योंकि रिंग्स मोस्ट वियरेबल एंड मोस्ट सेलिंग ज्वेलरी होती है. आप किसी भी स्टोर पे जाइए, उनकी 35 to 40% इन्वेंट्री की आइटम जो होती है वो रिंग्स होती है, और उनकी 35 to 40% सेलिंग की जो आइटम होती है वो भी रिंग्स होती है.
अब इसके अलावा जितनी भी इंट्री केसेस हैं, जैसे प्रोडक्शन है, ऑर्डर्स हैं, रिपेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है, कस्टमर की आफ्टर सेल्स की प्रॉब्लम है, बाई बैक की प्रॉब्लम है, ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको टेक केयर करने के लिए हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम है, सेंट्रलाइज टीम है जो आपकी इन सारी क्वेरीज को राउंड द क्लॉक हैंडल करती है। कस्टमर्स के लिए हमारे पास एक कस्टमर केयर सपोर्ट है वो जो राउंड द क्लॉक उनको हैंडल करता है। तो ये सारी इंट्री केसेस बैक ऑफिस वाली हम संभालते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन गोल्ड एंड डायमंड ओनली। जनरली आप किसी फूड आउटलेट की या किसी गारमेंट स्टोर की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट इंटीरियर्स में और मशीन्स में, कॉफ़ी मशीन ला रहे हो आप, या आप ओवन्स खरीद रहे हो भारी भारी, इस तरह की चीज़ों में आपकी इन्वेस्टमेंट सारी खत्म हो जाती है। विद हाउस ऑफ रिंग्स योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ विद यू इन गोल्ड एंड डायमंड्स इन योर प्रीमाइसेस। सो ये इस तरह से आप एक ज्वेलर बन सकते हैं। एक इजी वे आउट है। आपको जब लगता है कि अब आपको सब कुछ आ गया है, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, अपना एक फुल फ्लेज ज्वेलरी शोरूम खोल सकते हैं। उसमें आप गोल्ड भी इंट्रोड्यूस कीजिए, डायमंड्स भी कीजिए, नेकलेसेस भी कीजिए। धीरे धीरे आपको सारी चीजें आ जाएंगी, देन यू कैन मूव इट। सो जैसे कि मैंने सुना है इंद्रिया जी जो एक नया ब्रांड अभी आया है आदित्य बिरला ग्रुप का, जी, इफ आई एम करेक्ट, यस राइट, सो दे आर आल्सो गिविंग फ्रेंचाइज आउट। यस। सो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में शायद ट्रेंड्स यही होने वाले हैं कि बड़े ब्रांड्स होंगे, या तो एज अ ज्वेलर आप उनके लिए काम कर रहे होंगे, या आप उनके फ्रेंचाइज ओनर होंगे। किसी ना किसी तरीके से सर आप बड़े ब्रांड के साथ जुड़ेंगे तभी एग्जिस्ट कर पाएंगे। यस, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि ना एक्सेप्टेंस लोगों की बड़े ज्वेलर्स, बड़े ब्रांड्स के लिए बढ़ती जा रही है। 45% कॉर्पोरेट ज्वेलरी का जब शेयर हम इंडिया में कैलकुलेट करते हैं, जी। इंडिया जैसी मार्केट में जी जिसमें एक पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पे चलती है, करेक्ट। और कोई भी कॉर्पोरेट ज्वेलर जो है आपसे किसी भी तरह की अदर मनी नहीं लेगा, अदरवाइज डिक्लेयर्ड हो जो, राइट। तो इंडिया जैसी मार्केट में अगर शेयर जो है वो 50% तक जा सकता है कॉर्पोरेट ज्वेलर का, तो फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट जल्दी दिखाई देता बदलता है, दिख रहा है। जल्दी बदलता दिखाई दे रहा है कि सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेट कल्चर में चला जाएगा। तो अगर आप छोटे ज्वेलर हैं तो आपको बहुत जल्दी चेंज करने की जरूरत है। या तो अपने आप को इतना स्केल अप कर लीजिए कि आपको कोई छू ना सके, और या फिर आप किसी न किसी ब्रांड के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लीजिए। थैंक यू सुमित जी फॉर कमिंग ओवर टू द शो। इट हैज बीन एन आई ओपनर फॉर मी। जिस तरह से आपने ज्वेलरी इंडस्ट्री को आज खोल खोल कर समझाया है, मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर कोई भी और व्यक्ति हो सकता था जो इस तरह से हमें, मुझे और हमारे दर्शकों को समझा सकता था। इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ओवर। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू। सो मच सौरभ, थैंक यू। थैंक यू।